आज हम कोशिका चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका चक्र, सेल साइकिल। कोई भी सेल, कोशिका की जो जीवन है वो एक नियमित समय तक होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, उसके बाद कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इस पर लगा देना 8th और 9th का। लेकिन उससे पहले कोशिका जो है उसमें दूसरी कोशिका बन जाती है। एक कोशिका है, इसमें माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिकाएं बन जाती है। एक कोशिका से। तो इस पूरे चक्र में जो कुछ घंटों से लेके कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक का होता है, 3 अवस्थाएं होती हैं। इस अवस्था को हम इंटरफेस कहते हैं। अंतः 8th और 9th है ना इसमें, 8th 9th 6th 8th 9th है इसमें, 8th में। हाँ, ये है इसमें, देखना 8th में, ये 8th और 9th, ये वाला, ये खाली ये। ओके। तो एक कोशिका अपने इस काल में क्या करती है? माइटोसिस की क्रिया में डीएनए आपस में गुंद के, हिस्टोन के चारों तरफ गुंद के एक रचना बनाता है, जिसको कि हम गुणसूत्र कहते हैं। यहां तक समझ में आया? तो जब अंतावस्था होती है तो ये सब गुणसूत्र इस शेप में रहते हैं, खुले रहते हैं, और इसमें जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस है या जो भी सेल के डे टू डे फंक्शन है, वो इसके द्वारा संपादित किए जाते हैं। तो इस फेज को हम कहते हैं G1 फेज। G1 फेज इज गैप 1 फेज, गैप 1 फेज, G1 फेज। अब उसके कुछ घंटों पश्चात जब ये कोशिका का विभाजन शुरू होना होता है, तो इसको हम S फेज में आता है, सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज का मतलब ये है कि ये डीएनए अपनी एक प्रतिकृति तैयार करता है। इस तरह से, यद्यपि ये यहां पे जुड़ा रहता है, लेकिन इसकी एक रेप्लिकेट करके एक डीएनए तो पुराना वाला होगा और एक डीएनए नया वाला होगा।
तो डीएनए के डबल हेलिक्स से 2 स्ट्रैंड तैयार हो जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, अब आता है G2 फेज। जैसा कि कल हमने बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो नए नहीं बनते हैं। तो G2 फेज में जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रहा है तो इनका भी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये भी मल्टीप्लाई करके माइटोकॉन्ड्रिया भी विभाजित हो जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी विभाजित हो जाते हैं और ये G2 चक्र में जाते हैं। G2 चक्र के बाद जब ये पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो माइटोसिस फेज शुरू होता है। इतनी बात समझ में आई? किसी भी चक्र में 2 अवस्थाएं होती है, अंत्य अवस्था और सूत्रीय विभाजन अवस्था। नाउ इसमें G1 से S और G2 जाके फिर ये माइटोसिस फेज शुरू होता है। अब हम ये देखेंगे कि इस फेज में क्या होता है। एक स्लाइड दिखा। ओके, ये इसी को नहीं, उसी बैक ये वाला। इस कोशिका से, इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि जंतुओं में नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से बनती है और ये कंस्ट्रक्शन मेथड से बनती है। जो कोश सेल हैं वो इस मेथड से बनते हैं जंतुओं में, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती, इस प्रक्रिया से बनते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। जीवन एक विश्रांति प्रावस्था है, रेस्टिंग स्टेज। एस में डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए के पश्चात फिर G2 फेज एक तरह की विश्रांति अवस्था होती है, लेकिन G2 में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। नेक्स्ट वन। ये इसी को फिर से दिखाया है, इंटरफेस G1, डीएनए सिंथेसिस एंड G2 फेज। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब इसके बारे में हम एक छोटी सी फिल्म देखना चाहेंगे जिससे आप इसको अच्छी तरह समझेंगे कि ये विभाजन किस तरह से होता है। इसमें है, देखने जरा। कल का आप पढ़ के आए हो, कुछ सवाल पूछे आपसे या बाद में पूछे? बाद में या अभी? बाद में पूछते हैं। कल वाले जो है ये भी पता लगेगा कितनी तैयारी करी आपने। ओके, तो ये जो है ये G1 फेज है। इसके बाद नेक्स्ट फेज जो आएगा वो प्रोफेज का हम 2 क्रोमोसोम से शुरू करते हैं, 2 क्रोमोसोम से शुरू करते हैं। 2n इज इक्वल टू 2। नाउ इस अवस्था के बाद जो नेक्स्ट अवस्था है उसमें ये एस्टर रेज है, ये बनना शुरू हो जाती है। और तीन अवस्थाएं हुई। जो प्रावस्था है उसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। और कौन कौन सी 3 अवस्था होती है? प्रावस्था, प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में
अर्ली प्रोफेज में ये क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। ये लेट प्रोफेज है और इसके पश्चात इस अवस्था में ये इस तरह से दिखाई देते हैं। न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, न्यूक्लियोलस केंद्रिक गायब हो जाता है और ये तारकाय और ये दंड बनाते हैं और ये दंड इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। प्रत्येक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर और यहीं पे काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर होता है। तो प्रोफेज की 3 अवस्था में क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं प्रोफेज में होती है? नंबर है, हाँ, इसकी 3 अवस्था होती है प्रोफेज की। सबसे पूर्व अवस्था में डबल क्रोमोसोम दिखाई देने लगते, क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और इसका जो दूसरा भाग है वो दिखाई नहीं देने लगता है, लाइक दिस। जो न्यूक्लियोलस है वो गायब हो जाता है और इसी अवस्था में ये स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है, ये दोनों तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, तारकाय, 2 तारकाय, सेंट्रियोल दोनों तो माइग्रेट कर जाते हैं और ये स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है। ओके, अब इस स्पिंडल में 2 तरह के स्पिंडल होते हैं। एक स्पिंडल वो जो इससे जुड़ जाते हैं, काइनेटोकोर। 2 प्रकार के स्पिंडल होते हैं, एक तो जो सीधे यहां से यहां तक जाते हैं और दूसरे जो इससे जुड़ जाते हैं। इतनी और समझ में आई? ओके, अब ये जो स्पिंडल है ये छोटा होना शुरू हो जाते हैं। रस्से को आप खींचोगे तो ये छोटे होने लगते हैं, प्रोटीन इनका सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट दूसरी तरफ होता है। लेकिन उससे पहले जो अगली स्टेज है वो है मेटाफेज। ये मेटाफेज है। ये जो है इसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं। ये पूरी स्थिति मेटाफेज प्लेट है और ये पूरी कोशिका है, इसको ध्यान से देखें। ये प्रश्न आता है कि मियोसिस की मेटाफेज में और माइटोसिस की मेटाफेज में क्या अंतर है? मियोसिस की मेटाफेज में और माइटोसिस की मेटाफेज में क्या अंतर है? तो माइटोसिस की मेटाफेज में ये सेंट्रोमियर मेटाफेजिक प्लेट पे रहते हैं। माइटोसिस की मेटाफेज में सेंट्रोमियर मेटाफेजिक प्लेट पर रहते हैं और ये जो क्रोमेटिड्स हैं इनको अर्धगुण सूत्र कहते हैं। ये जो है ये अर्धगुण सूत्र, जो एक क्रोमोसोम 2 में डिवाइड होता है, तो ये 2 अर्धगुण सूत्र है और अब ये सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, सेंट्रोमियर विभाजित होता है। मियोसिस में सेंट्रोमियर विभाजित नहीं होता, माइटोसिस में सेंट्रोमियर विभाजित होता है। काइनेटोकोर से जुड़े के बाद ये इधर को चलता है। नेक्स्ट, इसका स्लाइड दिखा दूं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये देखें, इसमें आपको दिखाई दे रहे 2 अर्धगुणसूत्र। क्रोमोसोम में 2 अर्धगुणसूत्र होते हैं और 1 सेंट्रोमियर होता है। मियोसिस भी ध्यान से देखेंगे, माइटोसिस भी ध्यान से देखो, इसमें 2 अर्धगुणसूत्र होते हैं और 1 सेंट्रोमियर होता है। और जब ये डिवाइड करेंगे तो सेंट्रोमियर से 2 में अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट वन प्लीज। ये देखिए, ये आपको फिर से दिखा रहा हूं मैं, ये इंटरफेस की लास्ट स्टेज है। दिस इज G2 ऑफ इंटरफेस। इसमें सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल जो एक तरफ है, 2 सेंट्रियोल होते हैं, वो मूव करना शुरू करेंगे, दोनों तरफ जाएंगे, दोनों पोल पे जाना शुरू करेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये G2 की स्टेज है, जो फाइनल स्टेज इधर दिखाइए, G2 की स्टेज है। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए पूर्वावस्था। पूर्वावस्था की 3 अवस्थाएं जो चित्र में आपको दिखाने की कोशिश की है, उसको आप यहां देखें। नंबर 1, क्रोमेटिन काफी गुधा हुआ है, लाइक दिस, है ना। दूसरे में क्रोमोसोम दिखने लगे, और तीसरे में ये इसके डबल दिख रहे हैं, और ये यहां से इसकी वॉल डिसइंटीग्रेट हो गई। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 अवस्थाएं होती हैं इसकी। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, एनाफेज। अब जो है मेटाफेज के बाद एनाफेज शुरू होगा। एनाफेज में क्या होगा, ये एक कोशिका है, इसमें ये एनाफेज है। पश्चावस्था, इसमें जो क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हो गए, ये 2 में डिवाइड हो गया, यहाँ से एक इधर गया, एक इधर गया, तो क्रोमेटिड जो है ये सेपरेट हो गए, और जहाँ 2 से शुरू हुए थे हम इसी 2 पे आ गए। और फाइनली जो इसकी अगली अवस्था आएगी, ये एनाफेज है। उसके बाद ये टीलोफेज। ये टीलोफेज है। और क्योंकि ये पौधों की कोशिका है, इसलिए इसमें छोटे छोटे वैक्यूल इकट्ठे होंगे, और ये वैक्यूल एक दीवार का निर्माण करेंगे। तो एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन गई। इसमें कोई भी नंबर, उसका जो क्रोमोसोम का नंबर है वो परिवर्तित नहीं होता। 2n है तो 2n नंबर ही रहता है। ओके, इतनी बात समझ में आई आपके? फिर से ये स्लाइड देखो, वो इसमें फिल्म चली नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके बाद टीलोफेज, सेल फरो एंड सेल प्लेट, सेल फरो एंड सेल प्लेट। नेक्स्ट वन प्लीज। ओके, फिनिश। तो अभी जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, नाउ सेकंड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज का डिस्कशन है, अब सेकंड स्टेज के डिस्कशन पे आते हैं। कोशिका को ये कैसे पता लगा कि अब हमको डिवाइड करना चाहिए? कोशिका को ये कैसे पता लगा कि अब हमको डिवाइड करना चाहिए?
ओके, इसको इस तरह समझने की कोशिश करें। ये प्रोटीन है, कोशिका में प्रोटीन उत्पन्न होते हैं और ये यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। अगर इसको हम भर दें और छोटा सा यहाँ से छिद्र कर दें तो थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे प्रोटीन इकट्ठे होने लगेंगे। ओके, तो इन प्रोटीन को हम साइक्लिन प्रोटीन कहते हैं। साइक्लिन प्रोटीन कहते हैं, साइक्लिन। ओके, ये कई प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी साइक्लिन प्रोटीन होते हैं। ओके, इसको मिटा दें। साइक्लिन, तो साइक्लिन ए बी सी डी। ओके, अभी हम इसको इसमें डिटेल में नहीं जा रहे, ए बी सी डी के डिटेल में। आप बस इतना समझ लें कि अनेकों प्रकार के साइक्लिन उत्पन्न होते हैं, अनेकों प्रकार के साइक्लिन उत्पन्न होते हैं। और इसके साथ ही साइक्लिन आधारित प्रोटीन काइनेस, साइक्लिन आधारित प्रोटीन काइनेस सीडीके, साइक्लिन सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस बनते हैं। कभी आपने सोचा कि जिन पौधों से सब पत्तियां गायब हो गई थी उसमें सडनली पत्ती आना शुरू हो गई, उसमें फूल आने शुरू हो गए, फिर थोड़े दिन में पतझड़ हो जाएगा। तो ये सबका रेगुलेशन कैसे होता है? इसका रेगुलेशन मैसेंजर से होता है। और पौधों को मैसेंजर कौन बनता है, कौन मैसेज देता है? काइनेजेस, एक ग्रुप ऑफ काइनेजेस एंजाइम्स जो कि सीरीन एक्टिवेशन से रिलेट करते हैं, सीरीन थ्रियोनिन, और इसको एक्टिवेट करके इसको मैसेज देते हैं। तो जब यहाँ पे प्रोटीन साइक्लिन बनेंगे और सफिशिएंट मात्रा में पहुंच जाएंगे,
तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से मिलेंगे सीडीके प्रोटीन से, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये कॉम्प्लेक्स बताएगा कि अब इस स्टेज से इस स्टेज में जाओ, इस स्टेज से इसमें जाओ, इससे जाओ, आगे आगे तक जाओ। ओके, आज इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, यू मे गेट कंफ्यूज्ड। इतना ही समझने की कोशिश करें कि अनेकों प्रकार के जो साइक्लिन है वो इस क्रिया को रेगुलेट करते हैं। ओके, अब हम थोड़े से प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर आगे का पोर्शन करेंगे, है ना। लेट अस ट्राई टू डू सम क्वेश्चन। हाँ, G1 S M G2 and M, G1 S1 G2 and M। जब ये सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएंगे तब ये स्टेज आएगी, उसके बाद ये स्टेज आएगी, इसके बाद स्टेज। ओके, आज थोड़े से प्रश्न करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको चारों ऑप्शन भी बताऊंगा और चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है। ओके, किस अंगक में न्यूक्लिक एसिड अनुपस्थित होता है? अंगक है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम। गोल्गी बॉडी, किसने बताया? गुड, 1। दूसरा सवाल, कोशिका में एंजाइम सिंथेसिस की साइट कौन सी है? गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर से सवाल सुनो आप। कोशिका में एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम बनना कहाँ पे होता है? गोल्गी बॉडी में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? किसमें? D is wrong. राइबोसोम, 1 करेक्ट। क्यों? अब लिखो, एक लाइन लिखो। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं जिनका सिंथेसिस डीएनए के निर्देशन में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, डीएनए के निर्देशन में एमआरएनए के द्वारा, एमआरएनए पर, राइबोसोम पर होता है। फिर से, डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए राइबोसोम पे जाता है और राइबोसोम से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन एंजाइम होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। विच एंजाइम, वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है? वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है लेकिन एंजाइम है? सवाल सुना आपने? इसको याद करना, ऐसे ही सवाल आते हैं, सिंपल सवाल नहीं आते। सवाल सुनो आप। पहले तो मैंने आपसे ये बताया कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो राइबोसोम पे सिंथेसाइज होते हैं, ये ठीक है। दूसरा, वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन नहीं है? राइबोजाइम।
राइबोजाइम इज वन एंजाइम जो प्रोटीन नहीं है, इट इज नॉट ए प्रोटीन। नहीं, राइबोजाइम अब आपने पूछा तो मैं बता ही देता हूं। mRNA, ये mRNA है और यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो जो राइबोसोम है, ये भी एक एंजाइम की तरह काम करता है। राइबोसोम का कुछ भाग एंजाइम की तरह काम करता है। राइबोसोम का कुछ भाग आरएनए एक्ट्स एज एंजाइम, आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है। ओके, नेक्स्ट, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन अकर इन सेल ऑर्गेनेल्स। लिपिड और प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन किस अंगक में होता है? लिपिड और प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन किस अंगक में होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और पेरोक्सिसोम। करेक्ट। ग्लाइकोसाइलेशन समझे आप? ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स कि इनमें ग्लूकोज का जुड़ना, जो फैटी एसिड और प्रोटीन बने उसमें ग्लूकोज ऐड होता है। ये ग्लूकोज कहाँ ऐड होता है? गोल्गी बॉडी। ग्लाइकोसाइलेशन आप लिख लो, ग्लाइकोसाइलेशन और लिपिड और प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन गोल्गी बॉडी में होता है। ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी में, नील हरित शैवाल में ये नहीं होता। राइबोसोम, सेल वॉल, साइटोसोल और गोल्गी अपरेटस। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल में ये नहीं होता। राइबोसोम, सेल वॉल, साइटोसोल या गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्योंकि वो प्रोकैरियोट है। कभी आप भूलो तो हमेशा याद करो कि ये जो बहुत छोटा सा मकान होगा उसमें कोई भी बक्सा नहीं होगा। गोल्गी अपरेटस कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेक्स्ट, आपको अच्छा लग रहा है सवाल करना? क्योंकि ये सवाल ही आएंगे आपके, ये तो आप पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन ये सवाल जब तक हम नहीं प्रैक्टिस करेंगे, रोज कम से कम 20 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये कौन सा अंगक है जो न्यूक्लियस के अपोजिट होता है और जिसमें सिस्टर नहीं पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अपोजिट होता है और जिसमें सिस्टर नहीं पाए जाते। सिस्टर नहीं, इसको कहते हैं ग्रुप। बताओ। गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी में इस तरह की संरचना पाई जाती है और ये न्यूक्लियस के अगेंस्ट में होता है। ठीक है, या ये थोड़ा घुमा के सवाल है, किस ऑर्गन में सबसे अधिक एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे? कार्डियक मसल, हृदय की मसल्स, विंग मसल ऑफ इंसेक्ट, मसल्स ऑफ यूट्रस एंड मायोपेथिलियल सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। किसमें? किस में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया? कार्डियक मसल, हृदय की मसल्स, विंग मसल ऑफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट के विंग्स में जो मसल है उसमें, मसल्स ऑफ यूट्रस, गर्भाशय में, या मायोपेथिलियल ऑफ मेमोरी ग्लैंड? रॉन्ग। विंग्स। किसने बताया? वेरी गुड, वेरी गुड। सम पीपल आर रिप्लाइंग, अदर शुड ऑल्सो रिप्लाई। इसमें समझने की बात क्या है? आपको ऐसे घुमा के सवाल मिलेंगे, इसमें समझने वाली बात क्या है
कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किस में होगी, जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहा है, और विंग्स हमेशा मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होंगे। ओके, नेक्स्ट, सुसाइड बैग इज एप्लीकेबल टू क्लास ऑफ ऑर्गेनेल्स, लाइसोसोम। ये तो सिंपल सवाल है। ये कौन सा एविडेंस है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थे? Krebs cycle enzyme, occurrence of electron transport chain, structure and mode of formation और DNA। फिर से DNA, इन्होंने आंसर बता दिया, लेकिन क्वेश्चन सुन लो, ये क्या एविडेंस है हमारे पास कि ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म थे? इसका एविडेंस है DNA। ओके, नेक्स्ट, कल हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इन सब का कन्वर्जन होता है। निम्न में से किस में से क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट का कन्वर्जन होता है? टोमेटो एंड चिली, लेडी फिंगर, कुकरबिटा एंड कॉटन। वो कौन सा पार्ट है जिसमें क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बनता है? क्लोरोप्लास्ट तो हरा होता है और क्रोमोप्लास्ट रंगीन होता है। ऑप्शन 4 हैं, टोमेटो, टोमेटो एंड चिली, सेकेंड ऑप्शन लेडीज फिंगर, थर्ड ऑप्शन कुकरबिटा एंड फोर्थ ऑप्शन कॉटन। टोमेटो किसने बताया? टोमेटो कल बताया था ना आपको। गाजर, अगर गाजर से हरी हो गई तो क्रोमोप्लास्ट टू क्लोरोप्लास्ट, और पहले टमाटर हरा होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, बाद में लाल हो जाता है। मिर्च पहले हरी होती है, बाद में लाल हो जाती है, तो क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर जो एंजाइम उपस्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? NADPase साइटोक्रोम रिडक्टेज, एडेनाइलेट काइनेज, ATP सिंथेटेज, मेलेट आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज। ओके, अगेन, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी सतह पर कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? 4 एंजाइम बता रहे हैं, NADH साइटोक्रोम रिडक्टेज एंड मोनोक्रोम ऑक्सीडेज, नंबर 1। सेकेंड ऑप्शन एडेनाइलेट काइनेज एंड न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेटेज काइनेज, C ATP सिंथेटेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, रेस्पिरेटरी चेन, मेलेट आइसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड करेक्ट, ATP सिंथेटेज, कल आपको बताया था, कपलिंग फैक्टर। ओके, नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन सेल्स विथ विच सिंथेसाइज? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी अंतर्द्रवी जालिका किन कोशिकाओं में विकसित होती है? जिनमें स्टेरॉइड की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, या सब, इन सब की, उपरोक्त सभी? सभी तो नहीं है, सभी तो आंसर नहीं है। स्टेरॉइड्स, वेरी गुड। अब लिख लो, कॉपी में लिखो, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका उन कोशिकाओं में अधिक विकसित होती है, उन कोशिकाओं में अधिक विकसित होती है जिनमें स्टेरॉइड की सिंथेसिस होती है। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। स्टेरॉइड्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्या चीज? स्टेरॉइड्स sometimes they act like hormones. स्टेरॉइड्स एक्ट लाइक हॉर्मोन्स। आपने देखा होगा कि कई अखबारों में आता है कि फला खिलाड़ी ने स्टेरॉइड्स लिए अधिक बलशाली होने के लिए, तो स्टिमुलेटरी मेडिसिन है ना, दे एक्ट एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आगे चलो, ये आपके लेवल से थोड़ा बाहर है, लेकिन फिर भी आप ये समझ लो, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कहाँ लोकेट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में।
जो भी एंजाइम्स हैं, मोटे तौर पे आप समझ लो कि जो एंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। अगर कोई आपका प्रश्न आए कि ये एंजाइम कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। ओके, एक्सेप्ट क्रेब्स साइकिल एंजाइम। क्रेब्स साइकिल एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं, बाकी एंजाइम उसमें होते हैं। नेक्स्ट वन, अधिक राइबोसोम पाए जाते हैं, अधिक राइबोसोम पाए जाते हैं पैरेन्काइमा कोशिकाओं में, मृत कोशिकाओं में, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में और लिग्निफाइड सेल्स में। वेरी गुड, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लिख लो आप, राइबोसोम अधिक पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक कोशिका में। ओके, व्हेन ग्रीन टोमेटो टर्न रेड, हरे टमाटर लाल कब हो जाते हैं? जब क्लोरोप्लास्ट डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट में बन जाते हैं। ए या नहीं, क्रोमोप्लास्ट से क्लोरो नहीं, क्लोरोप्लास्ट से क्लोरो। इसका ध्यान रखना, 3 नंबर कट जाते हैं। आपको आता है आंसर, लेकिन जब आपने बोला तो गलत बोला। आप कहना तो ही चाह रहे थे क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में, आई कैन गेस, लेकिन बोला आपने उल्टा। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी कोशिका के सभी राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो इसमें क्या नहीं बनेगा? फैट विल नॉट बी स्टोर्ड, फैट स्टोर नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं बनेंगे, कार्बन एसिमिलेशन नहीं होगा या रेस्पिरेशन नहीं होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। वो गुण जो न्यूक्लियस, क्रोमोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया में कॉमन है, लेमिला, क्रिस्टी, न्यूक्लिक एसिड, नन ऑफ द अबव, वो कौन सा गुण है जो न्यूक्लियस, क्रोमोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? इन तीनों में से लेमिला, क्रिस्टी, न्यूक्लिक एसिड, नन ऑफ द अबव। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल द 3। नेक्स्ट, टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने बताई थी? अंतर्द्रवी जालिका किसने बताया था ये नाम? गोल्गी, आर्टमन, पॉटर एंड केलमान एंड रॉबर्टसन। लिख लो आप, ये अभी बताया नहीं था लेकिन आप लिख लो। हाँ पूछे, हाँ पूछे। पॉटर एंड केलमान, हाँ जी, आप सामने देखें सर। हाँ बताएं। सर सामने। हाँ, अधिक माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑर्गेनिज्म में या उस अंग में पाए जाते हैं जिसमें सबसे अधिक एक्टिविटी होगी। जैसे कि किसी इंसेक्ट के विंग्स में सबसे अधिक एक्टिविटी होगी क्योंकि उसको सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप समझे इस बात को? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित हैं, तो जहां सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी वहीं सबसे अधिक एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। इस प्रश्न में ये विंग्स में बताए थे, ये जो हाँ। मक्खी के विंग मसल। पूछ, हेलो। हाँ बताएं। हाँ सर, एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, नील हरी शैवाल में ये आपने जो लाइन बोली थी वो समझ में नहीं आई। ओके, फिर से। नील हरित शैवाल में, फिर से सुनिए, नील हरित शैवाल में ये नहीं होता। राइबोसोम, कोशिका भित्ति, साइटोसोल और गोल्गी अपरेटस। नील हरित शैवाल में इनमें से कौन सा नहीं होता? राइबोसोम, सेल वॉल, साइटोसोल या गोल्गी अपरेटस? इनमें से कौन सा नहीं होता? गोल्गी अपरेटस, राइबोसोम। गोल्गी अपरेटस। ब्लू ग्रीन एल्गी
प्रोकैरियोट है और राइबोसोम प्रोकैरियोट में होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में कोशिका भित्ति होती है जैसे बैक्टीरिया में होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोट में भित्ति वाले ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, अंगक नहीं होते हैं, इसलिए गोल्गी बॉडी का प्रोकैरियोट में अभाव होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोट है, इसलिए इसमें इसका अभाव होता है। क्लियर? और कोई प्रश्न? नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। ये आप देख लें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने खोजा था? पोर्टर एंड केल्मान। पोर्टर और केल्मान। पोर्टर और केल्मान। पोर्टर एंड केल्मान। पोर्टर एंड तथा और पोर्टर और केल्मान। पोर्टर एंड कोलमैन। ओके, आगे चलें। पॉलीराइबोसोम एक समूह है जो इसका समूह है। किसका समूह है? राइबोसोम तथा आरआरएनए, केवल आरआरएनए, पेरोक्सिसोम, अनेकों राइबोसोम जो कि एक एमआरएनए से जुड़े होते हैं। हाँ, अनेकों राइबोसोम। डी, इसका आंसर है डी। ओके, अगर हम सभी कोश के अंगकों को अलग कर दें, अगर हम कोशिका के सभी अंगकों को अलग कर दें तो कौन सा इसमें जीवित बचेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रवी जालिका, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति और राइबोसोम। वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट। अगर हम कोशिका भित्ति को तोड़ के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को बाहर निकाल लें और उसको हम सेंट्रीफ्यूज से सेपरेट करें, अलग अलग करें, तो राइबोसोम 4 इसमें जो ऑप्शन दिए, राइबोसोम पे कोई क्रिया नहीं होगी। ओके, कोशिका भित्ति पे कोई क्रिया नहीं होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई क्रिया नहीं होगी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑक्सीजन निकालेंगे। आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट अगर आइसोलेट कर लें उससे भी ऑक्सीजन निकलती है। ओके, हिल रिएक्शन किससे होता है? क्लोरोप्लास्ट से। क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट कर लें, उनमें खुद का डीएनए होता है, दे लिव इन, ये जीवित रहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनेल, कौन सा अंगक, निम्न में से कौन सा अंगक कैटाबोलिक एंजाइम में, अपचयन वाले एंजाइम में रिच होता है, जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं? लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तुमने क्या बताया? सवाल फिर से सुनो आप। Which of the following organelles is considered to be rich in catabolic enzyme? निम्न में से कौन सा ऑर्गेनेल कैटाबोलिक एंजाइम में रिच है? रिच मीन्स अधिक है। तो अधिक किस में होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। लाइसोसोम में होते हैं, लेकिन वो प्रश्न क्या है? अधिक किस में होते हैं? अधिक माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ओके,
निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अंगक है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल। राइबोसोम होते हैं नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, एम्फोटेरिक, नन ऑफ द अबव। राइबोसोम आर नॉट प्रोटीन्स। राइबोसोम प्रोटीन नहीं होते। एम्फोटेरिक नेचर प्रोटीन का गुण है, लेकिन राइबोसोम प्रोटीन थोड़ी होते हैं। दे कंटेन आरएनए और प्रोटीन। दे आर पॉजिटिवली चार्ज। अब लिख लो, राइबोसोम पर धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट, हरित लवक ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन भूरे रंग के, भूरे येलोइश होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, इसकी वजह से कैरोटीन, फाइकोराइथ्रिन, एंथोसायनिन और जेंथोफिल। करेक्ट। इनमें से इसी सवाल को फिर से पूछता हूं, इनमें से कौन सा क्लोरोफिल के अंदर नहीं पाया जाता? कैरोटीन, फाइकोराइथ्रिन, एंथोसायनिन और जेंथोफिल। कैरोटीन, फाइकोराइथ्रिन। फिर से सुनाओ। क्लोरोफिल के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसमें से एक पिगमेंट ऐसा है जो साइटोप्लाज्म में होता है, क्लोरोफिल में नहीं होता। उसका नाम है एंथोसायनिन। ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें एंथोसायनिन इज नॉट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। एंथोसायनिन हरित लवक में नहीं। आप लिख लो एक लाइन, एंथोसायनिन। एंथोसायनिन को मेरे ख्याल से हिंदी में तो एंथोसायनिन ही कहेंगे। आई विल फाइंड आउट। एंथोसायनिन, क्योंकि यही एक ऐसा पिगमेंट है जो कोश का द्रव्य में मिलता है, ये तो कल ही बताया था। ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी मेम्ब्रेन पर, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनर मेम्ब्रेन। ये कल बताया था ऑक्सीसोम्स, नो। फ्रेगमोप्लास्ट इज प्रिकर्सर ऑफ, फ्रेगमोप्लास्ट ये वाला फ्रेगमोप्लास्ट प्रिकर्सर होता है सेल प्लेट का। फ्रेगमोप्लास्ट प्रिकर्सर ऑफ सेल प्लेट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड। इसमें क्या, सेल प्लेट। फ्रेगमोप्लास्ट के छोटे छोटे वेसिकल्स हैं जो बनते हैं और आपस में जुड़ के ये एक प्लेट बनाते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। ओके। ये अभी आपके स्कोप से बाहर है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो कि स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है? स्टेरॉइड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल। विच ऑर्गेनेल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड एंड विजुअल पिगमेंट इन एपिथेलियल सेल ऑफ रेटिना के एपिथेलियल सेल में लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड और पिगमेंट का सिंथेसिस किस ऑर्गेनेल में होता है, किस अंगक में होता है? गोल्गी बॉडी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर, ऑल ऑफ द अबव। एसीआर। जब हम स्टेरॉइड की बात करते हैं, पहले हमने देख लिया स्टेरॉइड एसीआर में सिंथेसाइज होते हैं, तो ये किस में हुए?
ACR। ये आप लिख लो। क्लोरोप्लास्ट में सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किसने बताया था? रिस एंड प्लॉट। ये मैं बताता हूँ, रिस एंड एवं बता रहा हूँ, रिस एंड प्लॉट। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए किसने बताया था? 4 नाम दिए इसमें, वाटसन एंड क्रिक, मेयर, नास एंड नास एंड रिस एंड प्लॉट। इसने क्लोरोप्लास्ट में नेकेड डीएनए बताया था। पर रिस एंड प्लॉट, PLAUT, रिस एंड प्लॉट। ओके। एंजाइम कैटेलेज उपस्थित होता है, एंजाइम कैटेलेज उपस्थित होता है लाइसोसोम, स्फीरोसोम, पेरोक्सिसोम, ऑल ऑफ अबव, ऑल द अबव। पेरोक्सिसोम कैटेलेज आप लिख लो, पेरोक्सिसोम में कैटेलेज एंजाइम होता है। ओके, टाइम हो गया। ओके ओके, ये सवाल तो पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता वो ये। आखिरी 2 सवाल बता दो बस, जस्ट 5 minutes only, just two important questions। लार्जर थाइलेकॉइड कौन से होते हैं क्लोरोप्लास्ट में? बड़े थाइलेकॉइड को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में 2 तरह के थाइलेकॉइड हैं, एक छोटे एक बड़े। जो बड़े थाइलेकॉइड है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, जो एंड टू एंड तक जाते हैं ना, या स्ट्रोमा थाइलेकॉइड। अब जो प्रश्न इस बार आएंगे, अब जो प्रश्न इस बार आएंगे वो सिंपल नहीं आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे, और इस तरह से आएंगे। जस्ट 1 minute ओनली। मैच फर्स्ट ऑफ द 2 लिस्ट, सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। इन 2 के कोड में बताओ आप। डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल एंड ग्राना, ये तो एक तरफ दे दिए जाएंगे। इनके फंक्शन है स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन एंड रेस्पिरेशन। ये आपको बताने हैं। समझ में आया? डिक्टियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ग्राना। इनके इसमें क्या है? स्टोरेज वैक्यूल से जुड़ेगा, देन फोटोसिंथेसिस ग्राना से जुड़ेगा, ACG ना। तो करेक्ट आंसर आपको 4 में से 1 बताना होगा, ठीक है। इसी तरह और भी आंसर, न्यूक्लियोलस, स्फीरोसोम, पेरोक्सिसोम, प्लाज्मोडेस्माटा, लिक्विड स्टोरेज, ग्लाइकोसिल। इस तरह के जो ऑप्शन है ना, मिक्स करके फिर एक सवाल आएगा इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। ओके, तो टुमारो विल कंटिन्यू। थैंक यू।